बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सीपीडी प्रोग्राम में सब इनरोल होने वाले अतिबा इकराम का, डॉक्टर्स का और तमाम मुआलिजीन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई की, पज़ीराई की और अपने सीखने के शौक़ को, रवले को उन्होंने जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया, ये ऐसा लगता है कि हर शख्स इंशाअल्लाह एक बेहतरीन तबीब और एक बेहतरीन मुहक्किक साबित होगा। मैं अपनी क़यादत का भी बेहद मशकूर हूँ कि जिनके विज़न की वजह से ख़ुसूसन हकीम सलीमी साहब, सिराज चांडियो साहब, मुनव्वर शेख साहब, हमारे कराची के तमाम कौंसिल के मेंबरान और सारे मेंबरान ने जिस तरीके से इस कोर्स को अप्रूव कराने में और इसको लॉन्च करने में जो हमारी हौसला अफ़ज़ाई की, इन सब को भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ इतना ज़्यादा ताउन किया। मैं अब तक होने वाले 3 प्रोग्राम का ख़ुलासा अपने इस लेक्चर में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और मज़ीद ये कि अब तक इन तीनों प्रोग्रामों में जितने हमारे अतिबा इकराम ने सवालात किए और जितनी भी चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी हैं, मैं उसको भी ख़ुलासे के तौर पे यहाँ बयान करूँगा। इनमें सबसे पहली चीज़ रिसर्च है कि बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो उनका रिसर्च के अंदर मतलब कुछ और होता है और आम ज़िंदगी में उनके मफ़हूम मुख्तलिफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पे रिसर्च एक आम लफ्ज़ है, लेकिन हमारी रिसर्च में रिसर्च का मतलब कुछ मुख्तलिफ़ होता है। हमारी इस रिसर्च को नॉलेज अपडेट कह लें कि वो इल्म या वो तहकीक जिसके अंदर हम अपने नॉटी प्रॉब्लम्स को, मुश्किल तरीन चीज़ों को हल करने के लिए, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हम कदम उठाते हैं, जो कदम उठाते हैं उसको रिसर्च कहा जाता है। ये रिसर्च जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो हमारे मसाइल हैं, सबसे पहले उन मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद उनकी वजूहात मालूम की जाती है और उनके सॉल्यूशंस मालूम किए जाते हैं और सोचने के रुख की एक ट्रेनिंग की जाती है कि हमें अपने मसाइल को अपडेट करने के लिए या कौमी मसाइल को हल करने के लिए किस पैराए में और किन तरतीब के साथ अपनी सोच को ढालना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग का नाम भी रिसर्च है। रिसर्च करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें एक सिस्टेमिक डाटा चाहिए होता है, यानी अपनी मालूमात को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने मसले को हल करने के लिए एक अपनी मालूमात को तरतीब के साथ लिखना, फिर उन मालूमात का तज्ज़िया करना कि उनमें कितनी चीज़ें हक़ाइक़ हैं और कितनी चीज़ें अबहाम हैं और कितनी चीज़ें ख़यालात के दर्जे में हैं। उसके बाद फिर उस डाटा को मुख्तलिफ़ किस्म की हुई हुई रिसर्च के साथ कंपेयर करके एक नया नतीजा अख़ज़ करना, इस सारे इन मदारिज को हम रिसर्च कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम कम वक्त में कम क़ुव्वत लगा के ज़्यादा काम कैसे करें। जैसे कि हमने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए अपने लेक्चर में इसकी वज़ाहत की और हमने उसको यानी कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में मलेरिया था कि लोगों को सर्दी लगती थी और वो इंतकाल कर जाते थे। तो अब इस मसले को हल करने के लिए कुछ मुहक्किकीन बैठे कि ये क्या बात है कि लोगों को सर्दी लगती है, शदीद बुखार होता है और बुखार के बावजूद उनको सर्दी लग रही होती है और वो इंतकाल कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ पर ये मर्ज़ होता है जहाँ पे गंदा पानी जमा हो जाए, जोहड़ बन जाए और वो हवा को आलूदा करें। मैल का मतलब है कि आलूदगी और एरिया, मलेरिया, तो ये नाम यहाँ से मलेरिया पड़ गया कि वो इलाके जहाँ पे गंदगी होती है, जोहड़ होते हैं, ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ के लोगों को ये मर्ज़ ज़्यादा होता है और ये चीज़ जहाँ नहीं होती वहाँ पे ये मर्ज़ भी नहीं होता। तो किसी ने इस रिसर्च के ऊपर और ज़्यादा काम किया कि ठहरे हुए पानी पे मच्छर, मक्खियाँ, लिविंग क्रीचर्स आ जाते हैं, तो ये ही मलेरिया का सबब है। उन्होंने देखा
30 के करीब लोगों को उन मच्छरों से कटवाया गया। किसी को बुखार हुआ और किसी को बुखार नहीं हुआ। तो अब इस रिसर्च से अगला नतीजा ये अखज़ हुआ कि ख़ास किस्म के मच्छर ही मलेरिया करते हैं, हर किस्म का मच्छर जो है वो मलेरिया नहीं कर रहा। अब जब उन मच्छरों के ऊपर रिसर्च की गई और ख़ून के नमूने चेक किए गए तो देखा कि थ्रेड लाइक कुछ क्रीचर्स जो हैं वो मलेरिया के मरीज़ों में हैं, और जो सेहतमंद लोग हैं उनमें वो थ्रेड्स उनके खून के नमूने में नहीं पाए जाते। माइक्रोस्कोप आने के बाद ये रिसर्च और अपडेट हो गई। उसके बाद पता चला कि जो ख़ास किस्म का मच्छर है उसके अंदर एक प्लाज्मोडियम नाम का एक जरसूमा है जो एनोफ्लीज मच्छर के अंदर पाया जाता है, बाकी मच्छरों में नहीं पाया जाता। तो अब एक और रिसर्च क्लोज़ हो गई और अपडेट आ गई कि इस तरह के मच्छरों से मलेरिया होता है। उस ज़माने में कुछ लोग समंदरी सफ़र किया करते थे और समंदरी सफ़र में उन्होंने एक जड़ी बूटियाँ थीं जिनका नाम कीना कीना था। जब वो कीना कीना की दवाई मलेरिया के मरीज़ों को दी जाती तो वो ठीक हो जाते, लेकिन कीना कीना की पैदाइश जो थी वो बहुत कम थी और मरीज़ बहुत ज़्यादा थे। तो उन ताजरों ने उसमें एक और जड़ी बूटी का इजाफ़ा किया मिलावट के तौर पे, और सिनकोना नामी जड़ी बूटी जब उसके अंदर मिलाई गई, वो उससे मिलती जुलती बूटी थी, तो मरीज़ जल्दी ठीक होने शुरू हो गए। तो अब वो जो नकली बूटी थी, कम रेट की बूटी थी, उसके बारे में जो कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, तो साइंसदानों को एक और सॉल्यूशन मिल गया कि सिनकोना इज़ अ क्योर ऑफ, यानी जिसको बाद में यानी कि दारचीनी की फैमिली का एक प्लांट था और उससे जो है वो मलेरिया ठीक हो रहा था। अब चीज़ें अपडेट होते होते मलेरिया की टाइप्स भी मुख्तलिफ हो गई और इसी तरह से कुछ दवाइयाँ अपडेट होती होती वो रिसर्च वहाँ रुकी नहीं। उसके बाद भी देखा कि लाखों करोड़ों मरीज़ों को अब इस दवाई से कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई, साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए। तो इन लोगों ने एक और दवाई पे रिसर्च की जिसको अफसनतीन कहते हैं, जिसके ऊपर एक चाइनीज़ और कोरियन साइंटिस्ट को 2005 में ये रिसर्च हमदर्द यूनिवर्सिटी में की गई थी। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अफजाल साहब की निगरानी में मैंने उनके साथ ये काम किया और वो रिसर्च पब्लिश हुई, और उसके बाद जब उस पर मज़ीद काम हुआ तो उसके ऊपर चाइनीज़ डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को या एक कोरियन साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज़ भी मिला। और मलेरिया की एक हतमी दवाई जो तमाम किस्म के मलेरिया में फ़ायदा कर रही थी। अब इन मराहिल से जो कि डायग्नोसिस के अंदर भी चल रहे थे और दवाइयों की तहकीक पे भी चल रहे थे, इन सारी चीज़ों का डेटा जमा होता था, हज़ारों मरीज़ों के ग्रुप बनाए जाते थे, रैंडमाइजेशन की जाती थी। अब इस रैंडमाइजेशन में बायोस्टैटिक भी इन्वॉल्व थी, तो बायोस्टैटिक की ज़रूरत रैंडमाइजेशन में पड़ती है। रैंडम का मतलब आम ज़िंदगी में तो रैंडम ही कहा जाता है कि जी कोई भी मरीज़ आया, कहीं से भी आया, किसी भी उम्र का आया, हमने ले लिया और चलते फिरते लोगों को सड़क से पकड़ के और हॉस्पिटलों से पकड़ के हमने उन पे रिसर्च कर दी। ये मतलब नहीं है। रैंडमाइजेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा एक शहर है, जैसे मैं खानेवाल में बैठा हूँ और खानेवाल में मेरे पास 2000 मरीज़ मलेरिया के मेरे पास आए हैं। अब मैं 2000 मरीज़ों पे ट्रायल अगर कंडक्ट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लिहाजा मैंने उन 2000 लोगों की क्लासिफ़िकेशन कर ली। इतने मर्द हैं, इतने ख़वातीन हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने बच्चे हैं, और इतने लोग सिगरेट पीने वाले हैं, इतने सिगरेट पीने वाले नहीं हैं, इतनी औरतें पान खाने वाली हैं, इतनी नहीं हैं। अब मैंने एज के हिसाब से, मुख्तलिफ़ कॉज़ेज़ के हिसाब से इन 2000 लोगों की एक क्लासिफ़िकेशन कर ली, और उनमें किसी ग्रुप में 50 लोग हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 70 हैं, किसी में 200 हैं। अब हर क्लास के लोगों में से मैंने 10-10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, और जब मैंने हर किस्म के 10 लोगों को पेशे के एतबार से, उम्र के हिसाब से और उनकी सिम्टम्स के एतबार से क्लासीफाई कर लिया, और जितने ये क्लस्टर बने या जितने ग्रुप बने उसमें से मैंने 10-10 लोगों को ले लिया, तो पता चला कि 2000 में से अगर मैंने 200 ऐसे मरीज़ों को सिलेक्ट कर लिया जो 2000 के डाटा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब उन 200 मरीज़ों में मैंने ग्रुपिंग करके उनको बिफ़ोर, ड्यूरिंग, आफ्टर दवाई देनी शुरू की, और उनकी अलामतों को हम क्लिनिकल एवेल्यूशन कहेंगे, उनके खून के नमूने को हेमाटोलॉजिकल टेस्ट कहेंगे,
उनके जरासीम के मुआयने को माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। अब मैं अपनी ड्रग की एफिकेसी साइड इफ़ेक्ट के एतबार से भी नोट कर रहा हूँ, उनका माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ, उनका सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ, और उनके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मैं यूरिया, क्रिएटिनिन और जिगर के कुछ एंजाइम जैसे एसजीपीटी और एसजीओटी भी करवा रहा हूँ। इस सारे मरहले से गुज़रने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये मेरी दवाई जो है, इन 200 मरीज़ों पे जो उसके नताइज आए हैं वो 2000 मरीज़ों पे इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 2 करोड़ मरीज़ जो हैं वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, और पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज़ायद मरीज़ डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो मुझे अपनी दवाई का रिज़ल्ट मालूम करने के लिए 2 करोड़ मरीज़ों पे अगर मैं ट्रायल करूँगा तो वो ट्रायल करना मेरे लिए एक मुश्किल काम होगा। लिहाजा मैं पहले उन 2000 लोगों की नॉलेज हासिल करूँगा, अपनी प्रोफेशनल गोल सेट करूँगा कि मैं सिर्फ दवाई की एफिकेसी देखना चाहता हूँ, या मैं नई दवाई ईजाद करना चाहता हूँ, या मैं पिछली दवाई से अपनी नई दवाई को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे अपना कोई गोल सेट करना पड़ेगा। मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, किसी इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, किसी इदारे के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ या अपने एक्सपीरियंस को टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इसको पब्लिश करना है या पब्लिश नहीं करना, और इस तरीके से काम करना और उससे नताइज अख़ज़ करना कि कोई दूसरा अगर इन स्टेप से गुज़रे तो उसके नताइज और मेरे नताइज एक जैसे निकलने चाहिए। इन सारी चीज़ों में हमें पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हमें एक नोटबुक बनानी है जिसमें अपने डाटा हमने जमा करना है। फिर हमें उन मरीज़ों से कंसल्ट लेना है, यानी उनसे इजाज़तनामा लेना है तहरीरी तौर पे। अगर हम पानी के ही इफ़ेक्ट बॉडी पे नोट करना चाहते हैं और वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, तो तहरीरी इजाज़तनामा लेना और किसी इदारे से उसकी कानूनी हैसियत को साबित करना, ये रिसर्च का इंतहाई अहम जुज़ है, जिसको हम ERB कहते हैं, एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है। वो हमें उस रिसर्च की इजाज़त देता है कि उस रिसर्च से किसी को मजहबी तौर पे या सियासी तौर पे या उसके किसी भी पहलू को वो चीज़ें हर्ट तो नहीं कर रही, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, उससे किसी की शख्सियत तो मजरूह नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर हमें अपना एक रीडिंग प्रोग्राम बनाना होता है और उससे कोई थ्योरी अख़ज़ करनी होती है। रिसर्च बेसिकली इसलिए की जाती है कि हम अपने ख़यालात को थ्योरी में कन्वर्ट करें। जो हमारे नज़रियात हैं या अबहाम हैं, उनको तजर्बे की बुनियाद की कसौटी पर हम उसको गलत या सही साबित करके कोई थ्योरी डेवलप करें। मिसाल के तौर पे आज तक ये समझा जा रहा था कि उस्ते-खुद्दूस साइनोसाइटिस की दवाई है और मुखरिज बलज़म है, लेकिन जब हमने इस पे रिसर्च की तो पता चला कि वो डिप्रेशन की बहुत बेहतरीन दवाई साबित हो गई। तो इस तरह से किसी रिसर्च को चैलेंज करके कोई नया नतीजा अख़ज़ करना, ये हमारे रिसर्च का एक मौजू होता है। आगे चल के हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी डिज़ाइन के ऊपर, यानी रिसर्च की स्टडी डिज़ाइन कैसे की जाती है, इसके ऊपर तफसीली हमारे मोहतरम डॉक्टर हलीमा नज़र साहिबा इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगी। इसके अलावा हमारी डॉक्टर राबिया जो हैं वो इसको और यानी कि कोलैबोरेट करेंगी हमारी इस रिसर्च को, जो चेयरपर्सन हैं हमारी रिसर्च कमेटी की, और वो इन सारी चीज़ों को आसान करेंगे। हम ख़ुलासे के तौर पे मैं भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसमें कुछ अर्ज़ करूँगा। तो ये हमारे रिसर्च के तमाम पहलू हैं जिसके अंदर से हम एरर्स को मिनिमाइज़ करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करते हैं। एक चीज़ जो हमने लेक्चर में तीसरे लेक्चर में यानी बायोस्टैटिक के लेक्चर में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया गया था। मीन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एनीमिया के 20-25 पेशेंट आए या 10 मरीज़ आए, किसी का हीमोग्लोबिन जो था वो 6 था, किसी का 7 था और किसी का 9 था और किसी का 8 था। अब मैं अगर इसका मीन निकालूँगा तो वो मीन बनेगा 7 या 7.5। अब इन 10 पेशेंट का जो मीन है वो सारे मरीज़ों पे इतलाक़ नहीं हो सकता, क्योंकि 7.5 पे हम किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते या ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो अब वो पेशेंट इस मीन में जिनका हीमोग्लोबिन 5 से कम था, तो ये मीन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास एक फ़ार्मूला होता है जिसमें हम मीन को और कुछ मालूमात को गैदर करके उस फार्मूले में पुट करते हैं,
जो हमारे हकीम रियाज साहब ने आपको SPSS के अंदर एक तरीका बताया था, जो बहुत आसान है, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह, या एक्सेल के ऊपर हम करके मीन निकाल के उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का बटन दबाते हैं तो उसका जवाब ये आता है कि 7 ± 2 या ±2। तो ये उसके साथ जब लिखा जाता है मीन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट जो हेल्दी स्टेट में आए और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के साथ आए, मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लिखी हुई है उसके साथ आए, इसका मतलब है कि उसमें हम 7 में 2 प्लस कर देंगे तो वो उसका जो है ना हेमोग्लोबिन काउंट होगा। और अगर एक पेशेंट बहुत लेथार्जिक आया है, एनेमिक आया है और उसका सांस फूल रहा है, उसका पल्स रेट बहुत हाई है, तो अब हम उस 7 जो उसका मीन था उसमें -2 अप्लाई करके उसको 5 करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फ़ायदा था। बहुत सारे सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस टॉक में कवर हो गए हैं। कुछ इसके अलावा सवालात हों तो आप बिल्कुल पूछें, बेझिझक होकर पूछें, अपने सवाल को कम अहम ना समझें, क्योंकि हर सवाल, सादे से सादा सवाल भी सारी पब्लिक के लिए बहुत अहम होता है। और हमारे इस रिसर्च प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारे अतिबा कराम में से रिसर्च करने की झिझक ख़त्म हो। इंशाल्लाह अगली टॉक में हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करने का और उसको एनालाइज़ करने का तरीका बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।